डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और वेलोसिटीज किन की, गैस मॉलिक्यूल्स की। यानी गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स के बारे में हम देखेंगे कि मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है। और ये हम देखेंगे क्वालिटेटिवली, यानी इसमें हम क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे, इसमें हम क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वालिटेटिव का मतलब हम ये बताएंगे कि कैसा होगा, कब होगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कितना होगा। हम रेंज बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम गैस मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। देखो, गैस मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, और इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज रहती है और डिफरेंट डायरेक्शन में रहती है। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें अगर मैं सिर्फ 1 मोल भी गैस लेता हूँ, 1 मोल गैस, ओनली 1 मोल, सिर्फ 1 मोल भी लूंगा गैस, तब भी इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगी 1 मोल गैस में। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का गैस लेंगे 1 मोल, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज अलग है, डायरेक्शंस अलग अलग है। ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में, ये रेस्ट पे नहीं है। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, क्या मैं किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड बता सकता हूं? इसमें नहीं बता सकता। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना, यह बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, यानी नामुमकिन है, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इनका नेचर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज है वो डिफरेंट रहती है, डिफरेंट मोशंस रहती है, डिफरेंट डायरेक्शंस रहती है। अब इस चॉइस को या इस डिफिकल्टी को किसी हद तक मैक्सवेल ने सॉल्व कर दिया। मैक्सवेल ने 1886 में स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का हेल्प लिया, और उसने कुछ आइडियाज दिए, कुछ सजेशंस दिए, और एक खास इक्वेशन बन गई प्रोबेबिलिटी लॉज के बेसिस पे। वो इक्वेशन भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं कि मैक्सवेल ने क्या कहा और ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, और ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस क्या है, या गैस वेलोसिटीज क्या है, ये देखेंगे हम। सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम कोई कंटेनर में गैस लेंगे, ये मान लीजिए कंटेनर में गैस है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स जो ये रैंडम मोशन में है, इनकी पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, हर एक की अलग अलग वेलोसिटी, मैं पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं बोलूँगा, हर एक की अलग अलग वेलोसिटी होगी, और अलग अलग वेलोसिटी के साथ में ये घूम रहे। ये बात तो क्लियर है। अब अगर ये घूम रहे हैं तो ये वॉल्स के साथ में भी टकराते हैं, ये आपस में भी टकराते हैं, यानी यहाँ पे कोलिजन्स होंगी। क्या होंगे? कोलिजन्स। कोलिजन्स से क्या होगा? ये जो कोलिजन्स हैं, ये इसने कहा कि ये होंगे इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, यानी इस कोलिजन के दौरान, चाहे वॉल के साथ में कोलिजन हो रहा है या आपस में गैस मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, इस कोलिजन के दौरान यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस जो होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ये गैस है, इसकी जितनी भी एनर्जी है, वो एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट एनर्जी, वो चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। अब मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये फास्ट घूम रहा था, फास्ट, इसकी स्पीड ज्यादा थी, इस मॉलिक्यूल की स्पीड कम थी, स्लो था ये, क्योंकि स्पीड्स अलग अलग हैं गैस मॉलिक्यूल्स की। अब ये मॉलिक्यूल जब इसके साथ टकराता है, हो सकता है ये एनर्जी इधर ट्रांसफर कर दे, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, बट लॉस ऑफ एनर्जी वहां पे नहीं होगा। या मैं ऐसा बोलूंगा कि ये पहले फास्ट घूम रहा था, अब इसके साथ टकराया तो ये फास्ट हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा। यानी यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कम ज्यादा हो सकती है, यानी फास्ट
स्लो हो सकता है यहाँ पे मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे, ओवरऑल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो लॉस नहीं होगा। ये एक बात। दूसरी बात, इसने कहा कि ये मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस लेंगे, तो मान लो वहां पे मॉलिक्यूल्स घूम रहे। अब ये आपको इजीली समझ में नहीं आने वाला, इसलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल भी दे दूंगा। इसमें मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स घूम रहा था। मान लीजिए एक स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा 20 मीटर पर सेकंड, तीसरा 30 मीटर, 40 मीटर, 50। मान लो 30 मीटर पर सेकंड पे एक ग्रुप घूम रहा था मॉलिक्यूल्स का, सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स का। अब अगर ये आपस में कोलिजन करते हैं तो ये वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे में आ जाती है, या एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होती है। मैक्सवेल ने कहा ऐसा होगा, लेकिन एक चीज इसमें रेगुलर रहती है, एक रेगुलरिटी यहां पर रहती है, यानी हर चीज चेंज हो जाती है लेकिन एक रेगुलरिटी रहती है। वो ये है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ग्रुप जो होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, या मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में जो एक ग्रुप होगा मॉलिक्यूल्स का, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, यानी वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्टली सेम नहीं कहा मैंने, ऑलमोस्ट सेम। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास में 1000 मॉलिक्यूल्स थे, वो 1000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल कर रहे थे। अब ये 1000 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे स्लो मॉलिक्यूल्स के साथ में और कुछ फास्ट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब ये स्लो मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, फास्ट मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, तो ये जो स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी गेन करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी लेंगे। लेकिन मैक्सवेल कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी जब तक ना हम टेम्परेचर चेंज कर दें तब तक जो नंबर रहेगा, यानी एक फ्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल्स का उस 1000 पर मीटर स्पीड की रेंज में, वो फ्रैक्शन ज्यादा चेंज नहीं होगा। मान लो उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 में 999 रह जाएंगे, या उसमें 1002 हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी ऑलमोस्ट वो सेम रहेंगे। बात समझ में आ गई? ऑलमोस्ट वो सेम रहेंगे, ये कहता है मैक्सवेल। तो ये एक रेगुलरिटी इसमें रहती है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख भी लूंगा। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप लिख के रखेंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing particular velocities remain almost constant, यानी ये जो वेलोसिटीज है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और उस ग्रुप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, या ऐसे स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, STADY, स्टेडी स्टेट बोलूंगा मैं इसको, यानी कांस्टेंट स्टेट, जो चेंज ना होने वाला स्टेट, यानी ये फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन शर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया फिर तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो सकते हैं, यानी इससे फ्रैक्शन जो है चेंज हो सकता है। क्लियर? तो ये आप लिख के रखेंगे, ठीक। इसके बाद तो अब ये नटशेल में ये भी कह सकता हूं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स या वेलोसिटीज चेंज हो सकती है, लेकिन जो फ्रैक्शन है, या मैं बोलूंगा ग्रुप की जो वेलोसिटीज है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये मैं लिखूंगा एक पॉइंट नंबर 1,
दूसरा पॉइंट जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अब गैस मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे तो नहीं रहते, रेस्ट पे नहीं रहते, यानी नो गैस इज एट रेस्ट, नो गैस एट रेस्ट, या नो गैस मॉलिक्यूल बोलूंगा मैं रेस्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो इसका मतलब जीरो वेलोसिटी पे अगर मैं जीरो वेलोसिटी की बात करूंगा, यानी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल की, तो इसका मतलब यह होता है कि जीरो वेलोसिटी पे जीरो मॉलिक्यूल्स होंगे, जीरो वेलोसिटी पे जीरो मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? ये भी बात सही है, यानी मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ न कुछ वेलोसिटी तो होगी, यानी इसका मतलब जीरो वेलोसिटी किसी भी मॉलिक्यूल के पास में नहीं होगी, यानी रेस्ट पे कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, यानी जीरो वेलोसिटी पे जीरो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, अब और एक बात, तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही हाई, वेरी हाई वेलोसिटी, यानी बहुत ही हाई वेलोसिटी या बहुत ही कम वेलोसिटी, दोनों पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगी, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी ना बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की, और ना ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की बहुत ही कम वेलोसिटी होगी। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कम वेलोसिटी पे, बहुत ही कम वेलोसिटी पे और बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी पे बहुत ही छोटा फ्रैक्शन मूव करेगा। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा कि वेरी हाई वेलोसिटी एंड वेरी लो वेलोसिटी पे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, स्मॉल फ्रैक्शन। जिस तरह सोसाइटी में बहुत ही गरीब और बहुत ही अमीर लोग अक्सर कम रहते हैं, ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, ज्यादातर लोग रहते हैं वो जो एवरेज में रहते हैं, यानी अबव पॉवर्टी लेवल, या मैं कहूंगा कि जो दरमियान में रहते हैं, और जिस रेंज में ज्यादातर लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेंज। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल रेंज। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जीरो वेलोसिटी पे, यानी रेस्ट पे कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे, और बहुत ही कम वेलोसिटी पे भी बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे। इस चीज को मैं अगर ग्राफिकली दिखा दूं, सपोज अगर मैं यही प्रोबेबिलिटी लॉज लगा दूं, प्रोबेबिलिटी देखूं और यहां पे वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी सबसे ज्यादा वेलोसिटी मान लीजिए ये है, ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स, ये प्रोबेबिलिटी, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। और इस वेलोसिटी पे, ये कम वेलोसिटी पे भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कम प्रोबेबिलिटी। लेकिन दरमियान वाली वेलोसिटी पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोर, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स दरमियान वाली वेलोसिटी पे होंगे। अब जिस वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। अब चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। मैं कहूंगा वो वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास में होगी, या जिस पे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगी, या जिस वेलोसिटी से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स घूमेंगे, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, या वेलोसिटीज पॉजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेलोसिटी पॉजेस्ड, या वेलोसिटीज बोलूंगा, पॉजेस्ड, सॉरी 3 S हो गए, 2 ही है, SSED, पॉजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बात मेरी समझ लेना। अब ये जो चीज है ना, ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। मान लीजिए मेरे पास में क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं गैस मॉलिक्यूल्स के बदले में आप स्टूडेंट्स लेता हूं। ये क्लास है, इसमें 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स। अब ये मान लो मैं गैस मॉलिक्यूल्स के बदले में
100 स्टूडेंट्स लेता हूँ। अब इन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होती है, ठीक, और इन स्टूडेंट्स में कुछ लोग जो है 10% से 20% मार्क्स लाते हैं, 10 से 20%। मैं बोलूँगा मार्क्स परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टूडेंट परसेंटेज, यानी कितने परसेंट स्टूडेंट 10 मार्क्स लाते हैं, कितने 20% लाते हैं, कितने 30% लाते हैं, वो देखूंगा मैं। अब मैं 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, 100 स्टूडेंट्स में 10 से 20 भी कुछ स्टूडेंट्स लाते हैं, 20 से 30 मार्क्स भी लाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, 30 से 40 मार्क्स भी लाते हैं, 40 से 50 मार्क्स भी लाते हैं, 50 से 60 मार्क्स भी लाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग रेंज पे मार्क्स लाते हैं। और 60 से 70 भी रखेंगे, चलो आज मेहरबान हो जाते हैं स्टूडेंट्स पे, और 70 से 80 भी रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो बिल्कुल ही नाकारा स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, यानी जिनको कुछ नहीं आता, वो 10 से 20% मार्क्स लाते, वो होंगे 2% मान लो। और 4% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने मार्क्स लाए 20 से 30%, और 30 से 40% लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है मान लीजिए 10, और 40 से 50 लाने वाले 20, और 50 से 60 मार्क्स लाने वाले यहाँ पे ये रखता हूँ मैं 40, और 60 से 70 लाने वाले ये तो कम होंगे इससे, ये क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट भी लोग जो है क्लास में कम रहते हैं, ये मान लो ये भी 20 है। और जो 70 से 80 यानी इस रेंज में ऐसे लोग भी कम रहते हैं, तो मैं बोलूँगा ये है कुछ कुल मिला के 4%। ऐसा ही होता, मार्किंग जब करते हैं तो हमें रिजल्ट्स इस तरह ही मिलते हैं। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली बता दूं तो मैं ऐसा कहूँगा कि यहाँ पे ग्राफिकली ये बात समझ लेना, उसके बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी समझ में आ जाएगा। बात को गौर से समझना। इसके बाद में जब मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां पे लेता हूं मार्क्स परसेंटेज, ठीक है, और यहां पे लेता हूं मैं स्टूडेंट्स, यानी कितने परसेंट स्टूडेंट्स इस रेंज में आते। तो पहला जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 लेता हूं मैं, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से ऊपर मान लो कोई गया ही नहीं तो मैं क्यों लूँ, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल 0 लाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। अब 10 से 20% वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी उतने ज़्यादा नहीं रहते, वो 1-2 ही रहते हैं ऐसे। और 20 से 30% वाले थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, थोड़े से ज़्यादा, मान लीजिए ये 2 के बदले में 4 है, 4। और 30 से 40% लाने वाले थोड़े और ज़्यादा रहेंगे, ये मान लो ये है 10। और 40 से 50% लाने वाले मान लो ये है 20, ठीक। और 50 से 60% लाने वाले जो हैं वो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 40। फिर ये भी 20 है, और ये कितने हैं, ये है 4। तो इस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा। अब अगर मैं इसके ऊपर लाइन डाल दूं तो ये ग्राफ मुझे इस तरह मिलेगा, इस तरह का पैराबोला ग्राफ। इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं बोलूँगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ये मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर बताया आपको, ठीक। अब अगर मैं यही लॉ अप्लाई करूं गैस मॉलिक्यूल्स पे, तो गैस मॉलिक्यूल्स में भी 0 वेलोसिटी पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बहुत ही हाई वेलोसिटी पे भी कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। 0 वेलोसिटी तो कोई मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं, और कम मार्क्स पे या कम वेलोसिटी पे भी कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे रहते हैं, इस रेंज में। तो ये जो रेंज है, ये वाला पॉइंट, ये वाला रेंज जो है, इसको मैं बोलूँगा कि ये ऐसी रेंज है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, या ये ऐसी वेलोसिटी है जिसमें ज़्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा मोस्ट प्रोबेबल रेंज या परसेंटेज, या मैं अगर गैस की बात करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज बोलूँगा।
बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। इस बात को गौर से समझ लेना और गौर से देखना। अब होगा क्या, ये इसके बाद में मैं आपको और समझा दूंगा। लेकिन अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा कि जीरो वेलोसिटी पे मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, कम वेलोसिटी पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ज़्यादा वेलोसिटी पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन जो दरमियानी वेलोसिटी है, यहाँ पे एक वेलोसिटी ऐसी रहती है जहाँ पे ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ये मैं 5th पॉइंट लिखूंगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है, इंडिविजुअल वेलोसिटी बोलूंगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ये मैंने बताया आपको पहले भी, वो चेंज होती रहती है क्योंकि वो टकराएंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा तो चेंज होती रहेगी। लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये भी हमने बात की। ठीक है। अब ये होगी एक बात। अब दूसरी बात, अगर मैं यही चीज यहां पे अप्लाई करूं, यानी अगर मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गैसेस पे अप्लाई करूं, तो मुझे इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में जीरो वेलोसिटी पे मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, लेकिन जो ही मैं वेलोसिटीज बढ़ाते जाऊंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उस वेलोसिटी रेंज में बढ़ जाएंगे, या मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी बढ़ती जाएगी, है ना। ये वेलोसिटी लेता हूँ मैं, और एक पॉइंट आएगा, ऐसा आएगा जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन उसके बाद में जो हायर वेलोसिटी है, जितना मैं वेलोसिटी बढ़ाता जाऊंगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर वेलोसिटी पे कम होते जाएंगे। यानी इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ये वेलोसिटी प्रेफर करते हैं, इस वेलोसिटी को, और जिस वेलोसिटी को ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स प्रेफर करते हैं उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो वेलोसिटी है इसमें ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे। ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब अगर हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखेंगे, तो मैथमेटिकली इसको कैसे देखेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखना, ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इसको मैथमेटिकली देखेंगे। अब आपको मैं बताता हूं, सपोज ये है 0, ये है 5, 10, 15, ये है 20 मीटर मान लो, ये है 25, ये 30 मीटर पर सेकंड या 300 मीटर पर सेकंड, जो भी आप लेंगे। इसमें से मान लो मैं एक फ्रैक्शन काटता हूं, ये वाला फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का। बात मेरी समझ लेना, ये जो है इस रेंज में सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उनकी वेलोसिटी इस तरह होगी, कुछ की बहुत ही ज़्यादा, कुछ की बहुत ही कम, और कुछ की दरमियान में होगी, और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी दरमियान में वेलोसिटी होगी। अब मान लीजिए हमने n मॉलिक्यूल्स लिए, कितने लिए, n मॉलिक्यूल्स, और इसकी जो ओवरऑल स्पीड है वो मान लीजिए हम c रख देते हैं कुछ देर के लिए, या आप छोड़ो अभी स्पीड को, मैं बाद में बताता हूँ क्या होता है। अब इस n मॉलिक्यूल्स में से हमने सपोज ये फ्रैक्शन काट लिया, इतना फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन, ये मान लो ये मैंने काट दिया c प्लस dc, यानी c से थोड़ा सा ऊपर गया dc तक, यानी ये मान लो c है, c से यहाँ तक प्लस ऐड कर दिया इतना, और इसमें मैंने देखा कि कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इन्हीं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से मैंने लिए। तो मैं बोलूँगा कि मैंने इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से एक फ्रैक्शन ले लिया। जैसे इस ग्राफ में हमने देखा, हमने मान लीजिए ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100 में से मैंने लिए ये वाले स्टूडेंट्स
30 to 40 मार्क्स लाने वाले, तो मैं बोलूँगा इसको मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया। ये कितने हैं, ये इतने ही आएंगे इस रेंज में जितने हैं, ये इतने कितने आते हैं इस रेंज में 30 से 40 वाले 10, मान लीजिए 10 लिए मैंने, 100 में से 10, यानी एक स्मॉल फ्रैक्शन लिया मैंने। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिया एक फ्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स का, लेकिन यहाँ पे मुझे मालूम है, इसमें मुझे मालूम है कि इस फ्रैक्शन में कितने हैं, यहाँ पे इसमें अभी मालूम नहीं, इसमें मुझे मालूम नहीं इस फ्रैक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, अब देखो इस फ्रैक्शन को मैं कहूँगा dn आउट ऑफ n, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो फ्रैक्शन में मैंने लिया जिनकी स्पीड c प्लस डी है, उस फ्रैक्शन को मैंने ऐसे दिखा दिया dn डिवाइड बाई n, यानी टोटल में से मैंने dn ले लिए। ठीक है, अब इस dn डिवाइड बाई n को, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके लिए हमें एक इक्वेशन दी गई जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे दी, और वो इक्वेशन दे दी मैक्सवेल ने, उसको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलूंगा मैं। ये इक्वेशन हम देखेंगे क्या है। ये कहता है कि ये फ्रैक्शन जो होगा ये बराबर होगा 4 पाई इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस डिवाइड बाई 2 पाई और टी रेज्ड पावर 3/2। अब m क्या है, m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, और r है गैस कांस्टेंट, एंड t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात मेरी समझ लेना। इनटू करेंगे हम, इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -mc², c क्या है, c है वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर, डिवाइड बाय 2RT, 2RT याद रखना, 2RT ये वाला, mc यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ -mc² डिवाइड बाय 2RT, इनटू करेंगे हम, इनटू ये अलग है, इनटू c² dc। ये लिया इसने इक्वेशन, और इक्वेशन कहां से कहां तक है, इक्वेशन है यहां से लेके यहां तक, ये इक्वेशन, इसको गौर से देखना। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, लेकिन रीअरेंज करने से पहले इतना याद रखना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, dn बाई n, 4 पाई, m मॉलिक्यूलर मास है, पाई तो कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m इज मॉलिक्यूलर मास, c इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक, और 2RT, फिर c² यानी वेलोसिटी स्क्वायर, dc यानी ये जो dc है ना, dc ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे dn लिया है इसने। ठीक, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो रीअरेंज कैसे कर सकता हूं मैं इसको, मैं ये dc यहां से यहां ले जाऊं, यहां पे ये मल्टीपल में था, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dn डिवाइड बाय n dc, है ना, इसको इधर लेके आया मैं इस साइड में, हो जाएगा बराबर 4 पाई m डिवाइड बाय 2 पाई, m डिवाइड बाय 2 पाई RT रेज्ड पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -mc² डिवाइड बाई 2RT। ठीक है, इतना इनटू करेंगे यहाँ पे c²। ये इक्वेशन यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मॉडिफाई कर दी। अब देखो यहाँ पे dn बाई n dc को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/n dn बाई dc, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, इसके बराबर 1/n dn बाई dc, यानी ये 1, ये जो n है ना डिवाइड बाई n, इसको मैंने लिखा 1/n dn डिवाइड बाई dc, कोई चेंज नहीं। इस टर्म को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बात मेरी समझ लेना, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको।
और इसको हम दिखा भी सकते हैं P से। किसे दिखा सकते हैं? P से। प्रोबेबिलिटी है जी। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है। अब हम लिखेंगे 1/n dn/dc इज इक्वल टू 4πm 2πRT raised to power 3/2 exponential of minus mc square divided by 2RT into c square लिखेंगे। यानी ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/n dn/dc इज इक्वल टू, यानी इसके बदले में लिखा मैंने 4π इंटू m/2 πRT 3/2 exponential of minus mc square by 2RT इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का ही हम ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ क्या रहता है? वो ग्राफ रहता है दिस प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी P वर्सेस रहता है वो वेलोसिटी। यानी हम जब ग्राफ बनाते हैं ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, वो ग्राफ ये रहता है। हम लेते हैं एक तरफ से प्रोबेबिलिटी, दूसरी तरफ से लेते हैं हम वेलोसिटी। यानी हम ये कहते हैं कि कम वेलोसिटी पे मॉलिक्यूल्स का होना, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और ज़्यादा वेलोसिटी पे मॉलिक्यूल्स होना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन दरमियान वाले वेलोसिटी पे मॉलिक्यूल्स का होना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस मच ऑफ वेलोसिटी। या ये वेलोसिटी पे लेंगे तो हम कहेंगे कि ये इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का इतनी वेलोसिटी है। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपको फ्रैक्शन बता देता है कि कितने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी किस रेंज में आती है। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। अब देखो, अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे कम वेलोसिटी पे, इनकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इनकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, इनकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो होगा क्या, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, यानी इनकी वेलोसिटी थोड़ी ऊपर जाएगी, या मैं बोलूँगा सॉरी, इनकी वेलोसिटी इधर जाएगी, इनकी वेलोसिटी इधर जाएगी, इनकी वेलोसिटी इधर जाएगी, इनकी वेलोसिटी इधर, और ये जो पीक है ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। बात समझ में आ गई? यानी अगर मैं पहले ग्राफ ऐसे लेता हूं, इसमें मान लीजिए ये प्लॉट बन रहा था पहले इस तरह, ठीक, ये था टेम्परेचर T1 पे, और T1 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो थी मॉलिक्यूल्स की, उनका फ्रैक्शन था F1 फ्रैक्शन था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, यानी इतने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादातर थी। ये था फ्रैक्शन का इनका। अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे गरीब मॉलिक्यूल्स थे ये थोड़े से अमीर हो जाएंगे, और जो अमीर थे ये थोड़े और अमीर हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कौन सी रेंज में आते? इस रेंज में, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, यानी इस लिस्ट में चले जाएंगे, इस वेलोसिटी वाले लिस्ट में, ठीक, इधर चले जाएंगे। तो होगा क्या, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनकी एनर्जी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना मीन्स वेलोसिटी बढ़ाना। अब वेलोसिटीज में बढ़ा रहा हूं इनकी, तो होगा क्या, ये इस तरह का ग्राफ दिखाएगा हमें। यानी यहां पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो इधर आ गए, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स थे इधर आ गए, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स थे इधर आ गए। लेकिन साथ साथ में अब ये जो फ्रैक्शन है,
मॉलिक्यूल्स का मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन, इसको मैं कहूँगा F2, ये कम हो जाएगा। यानी मैं ये कहूँगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं, इनकी परसेंटेज कम थी, इनकी परसेंटेज एवरेज थी, इनकी परसेंटेज ज़्यादा थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको 2-2, 3-3 मार्क्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने रेंज ले ली, ये वाली 50 to 60, इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में से आपके पास में सपोज 10% स्टूडेंट पे अगर मैं लूंगा, या मैं सिंपली ऐसा कहूंगा, अगर मेरे पास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 58 मार्क्स थे, 58 मार्क्स, अब मैं 4-4 मार्क्स यहां पे बढ़ा रहा हूं, तो जिनके 2 मार्क्स थे उनके 6 हो जाएंगे, जिनके 4 थे उनके 8 हो जाएंगे, जिनके 10 थे उनके 14, और जिनके 58 थे उनके 62 हो जाएंगे। यानी इसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर चले जाएंगे। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स कम होने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में ही हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब मैं एड दे रहा हूं तो सबसे ज़्यादा एड खाने वाले तो यहाँ पे हैं। अब जो एड खाने वाले यहाँ पे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन इधर भागेगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड तो बढ़ती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो वेलोसिटी बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जो फ्रैक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो फ्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाता है। किसका डिक्रीज होता है फ्रैक्शन, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। इतना याद रखना, वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन फ्रैक्शन डिक्रीज होता है, फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रेंज में डिक्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे ये एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया था, जो फ्लैटनिंग है, फ्लैटनिंग वो बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीक ऐसी थी, ऐसी पीक दिखाई थी मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लैट बताया ये, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पीक, उसकी हो जाती है फ्लैटनिंग। क्या हो जाती है? फ्लैटनिंग, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली भी बताया और मैथमेटिकली भी समझाने की कोशिश की। ठीक है, और अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ दिखाएंगे, तो समझ लेना, उसको बताना कि ये कर्व के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं? इस इक्वेशन से हम ये निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी मैं बोल सकता हूं कि पॉसिबिलिटी है, यानी हम प्रोबेबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? तो ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।